नमस्कार दोस्तों। आज मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और यहाँ पर मैं आया हूँ और यहाँ पर मैं हाई कोर्ट के अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार गौड़ से चर्चा करूँगा। आप लोगों के हित में वो क्वेश्चन और उनके आंसर जो होंगे उनको मैं सुनवाऊँगा और मैं उनका परिचय मैं उन्हीं के माध्यम से दिलवाता हूँ। आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने इस प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म पे हमें आमंत्रित किया और हमें आने का सौभाग्य मिला। मैं प्रदीप गौड़ एडवोकेट यूट्यूब चैनल प्रदीप लीगल हेल्प से और मूल रूप से सीतापुर का रहने वाला हूं और इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में प्रैक्टिस करता हूं और वकालत के रूप में हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में प्रैक्टिस करता हूं। देखिए हमारे समाज में जो आजकल घटनाएं दुर्घटनाएं जो होती हैं इनका निराकरण जा कर के पहले तो ये जाते हैं पुलिस चौकी या थानों में जाते हैं। वहाँ पर जो जनता को दिक्कत होती है उसके बारे में मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगा आपका। जैसे FIR जो होता है अधिकतर जनमानस में लोग नहीं जानते इसका अर्थ क्या होता है, उसके बारे में आप कुछ बतावें। देखिए FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट। जब भी कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो जिस व्यक्ति के साथ कोई घटना घटित होती है उसके माध्यम से या उसके किसी सगे संबंधी रिश्तेदार या जानने वाले के माध्यम से जब इसकी सूचना पुलिस थाने में दी जाती है तहरीर के रूप में, तो जो संगीन अपराध होते हैं जैसे कि थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो गया, चोटें ज़्यादा आ गई या फिर कत्ल, मर्डर, रेप, बलात्कार, तो इसमें पुलिस फौरी तौर पे तुरंत FIR दर्ज करती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और FIR दर्ज करने के बाद फिर अगर देखती है कि मामला बहुत गंभीर है तो सबसे पहले तो जो मुलजिम होते हैं, जो आरोपी होते हैं, उनकी गिरफ्तारी करती है और आगे जांच शुरू करती है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे आपके प्रति वो दुर्घटना हो गई या किसी अज्ञातवश ने आप पे हमला कर दिया या लड़ाई झगड़ा कर लिया, आप थानों के चक्कर लगाते रहते हैं, प्रशासन आपकी रिपोर्ट नहीं लिखती है, उसके बारे में आप क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को। जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। चूँकि कभी कभी अपोजिट पार्टी अपने पद और पैसे का गलत दुरुपयोग करके पुलिस को मैनेज कर लेती है और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की होती है या पावरफुल होती है, तो उनके दबाव में पुलिस हमारी बात नहीं सुनती है और हम थाने के चक्कर काटते रहते हैं। पुलिस हमारी बात को अनसुना करती रहती है, इग्नोर करती रहती है और पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो उनके जो सीनियर आला अफसर होते हैं उनको आप सूचित करें। और इससे भी पहले तो हम ये कहेंगे कि जो घटना आपके साथ हुई है, जो भी अप्रिय घटना घटित हुई है, तो घटना से रिलेटेड आप साक्ष्य सबूत और गवाहों को एकत्रित करें और पूरी मजबूती कर लें। जैसे कि ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफ्स आदि आप कलेक्ट कर लें और उसके बाद जो पुलिस के आला अफसर होते हैं उन तक आप अपनी बात पहुँचाएँ। जिला पुलिस अधीक्षक जो होते हैं उन तक पहुंचाना चाहिए, जिसको शॉर्टकट में SP भी बोलते हैं, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो आप अपनी बात माननीय सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होते हैं उनसे अपनी शिकायत करें कि फला फला थाने में फला फला समय पे ऐसी ऐसी घटना हुई थी और एक समरी बना लें। जो भी अपनी घटना आपके साथ घटित हुई है तो एक समरी बना लें और सात सबूतों और गवाहों के साथ पूरा आप कलेक्ट कर लें और ये सब लेते हुए आप सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाएं तो वहाँ से आपको रिलीफ मिलेगी। यदि मान लीजिए सुप्रिंटेंडेंट पुलिस भी आपकी बात नहीं सुनते, चूँकि अपोजिट पार्टी हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल हो, ज़्यादा पैसे वाली हो, तो ऐसी स्थिति में आप माननीय न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो वहाँ जब न्यायालय आएंगे तो उनको क्या प्रक्रिया करनी पड़ेगी, इसके बारे में आप बताएं। धारा 156(3) CRPC जो कि बहुत ही चर्चित धारा है, तो आप धारा 156(3) CRPC के तहत अपने अधिवक्ता के माध्यम से आप वहाँ पे दाखिल कर सकते हैं। सात सबूतों और गवाहों के आधार पर यदि माननीय न्यायालय को ऐसा लगता है कि वास्तव में आपके साथ कोई अप्रिय घटना घटित हुई है और आपकी बात को नहीं सुना गया है, आपकी बात को दबा दिया गया है, आपकी आवाज़ को दबा दिया गया है, तो माननीय न्यायालय के पास यह पावर होती है कि संबंधित थाने की पुलिस को आदेशित करता है कि फला मैटर की FIR दर्ज करके और अभियुक्तों की गिरफ्तारी करे और माननीय न्यायालय स्वयं भी FIR लिख सकता है। कभी कभी ऐसा होता है जो आजकल ये कुप्रथा चली है दहेज प्रथा वाली, इसमें क्या होता है पीड़ित पक्ष जो होता है वो कभी कभी ऐसा होता है कि ससुराल पक्ष वाले उसके प्रति झूठा मुकदमा लिखाने का प्रयास करते हैं, जबकि वर पक्ष वाले ऐसा करते नहीं हैं। वो स्वतः अपने से जल जाती है या फांसी लगा लेती है। लेकिन जो वधू पक्ष वाले होते हैं वो अगर लड़के पक्ष वालों को अगर झूठा लगाते हैं, उसके बारे में कैसे ये साबित होता है। देखिए, यदि आप वास्तव में निर्दोष हैं, बेगुनाह हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो आप अपनी बेगुनाही के सबूत
एकत्रित करें। मतलब ये नहीं कि एफआईआर हो गई तो आपको बहुत घबराने की, बहुत परेशान होने की ज़रूरत है। चूँकि आप अगर निर्दोष हैं, बेगुनाह हैं, तो सबसे पहले आप अपनी बेगुनाही के सबूत कलेक्ट करें और उसके बाद आप माननीय न्यायालय के समक्ष जो आपके विरुद्ध झूठी गलत तरीके से मिथ्या आरोप लगा के आप पे एफआईआर पंजीकृत हो गई है, तो आर्टिकल 226 के तहत माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो साक्ष्य सबूतों, गवाहों और दलीलों के माध्यम से जब आप उच्च न्यायालय में अपने विरुद्ध दर्ज झूठी एफआईआर को चैलेंज करेंगे और माननीय उच्च न्यायालय को यह प्रतीत हो जाएगा कि आप वास्तव में निर्दोष हैं, बेगुनाह हैं, तो आपके विरुद्ध दर्ज झूठी एफआईआर को माननीय उच्च न्यायालय क्वेश कर देगा, खारिज कर देगा और या फिर आपको डायरेक्शन दे देगा कि जब तक आपके मामले की जांच हो रही है उस बीच आपकी गिरफ्तारी न की जाए और आपसे कहेगा कि आप विवेचना में सहयोग कीजिए, लेकिन आपकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो आपके मामले का एक आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो विवेचक नियुक्त किया जाता है, तो आप उसका सहयोग करिए कि आप जांच कीजिए, मैं सहयोग करता हूं और माननीय न्यायालय इस पर डायरेक्शन दे देगा कि इस बीच आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। और यहाँ पे दूसरा विकल्प भी बताएंगे कि अगर मान लीजिए वहाँ एक दूसरा विकल्प है, अगर वहाँ से भी आपको रिलीफ नहीं मिल रही है तो आप उसके लिए बेल करवा सकते हैं, एंटीसिपेटरी बेल। चूँकि हम उस बेल की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम फौरी तौर पे जो रिलीफ है उसके लिए बात कर रहे हैं। एंटीसिपेटरी बेल धारा 438 सीआरपीसी में यह प्रावधान अभी हाल ही में यूपी में हो गया, 2019 में, पहले नहीं था। यदि आपको लगता है कि आपके विरुद्ध कोई झूठी एफआईआर दर्ज हो गई है तो आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, किसी भी समय पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, तो आप धारा 438 सीआरपीसी के तहत माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष और आप ये माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वहाँ से भी 2 जगह से यह प्रावधान है कि आप जो है अपनी बेगुनाही के जो साक्ष्य सबूत और गवाह हैं ये सब आप एकत्रित करके अपने अधिवक्ता के माध्यम से एंटीसिपेटरी बेल में जा सकते हैं। वहाँ से भी टिल चार्जशीट, जब तक आपके विरुद्ध चार्जशीट नहीं लग जाती है, आपका मामला भी इंक्वायरी चल रही, तो उस बीच आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी और आपको एंटीसिपेटरी बेल मुहैया हो जाएगी। कभी अक्सर देखा जाता है कि किसी ने अगर अपने को आग लगा करके किसी चौराहे पर या घर में अगर उसने अपने हाथों से आग लगाई हो और वो मरने के पहले वो बयान दे दे कि फला ने हमको ये जलाया है, और अगर फला ने जलाया नहीं है तो उसके बारे में भी आप क्या बताएंगे? देखिए, अगर ऐसा कुछ होता है कि पीड़ित व्यक्ति जो होता है वो कहीं पे सुसाइड कर लेता है और आग लगा लेता है और मरने के पहले जो बयान दे देता है, तो यह बयान तो बहुत ही खतरनाक होते हैं अभियुक्त के लिए, मुलजिम के लिए। चूँकि कहीं ना कहीं कानून भी यह मानता है कि मरने वाला व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है, चूँकि वो जो मृत्यु से पहले जो बयान होते हैं तो उस टाइम कानून यह मानता है कि वो व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है, तो वह बयान एक तरीके से पत्थर की लकीर का काम करेंगे। जो वो बोल जाएगा वह सत्य ही कोर्ट मान लेती है और उसे निश्चित तौर पर सज़ा होगी। तो जैसे उसके जो मुलजिम होते हैं जिनको नाम लेकर के बताता कि फला ने हमको जो है जलाया है, तो उसके बाद कुछ न्यायालय नहीं कर सकता कि अगर वो निर्दोष है तो न्यायालय कुछ नहीं बोल सकता है? देखिए, यहाँ पे कानून यह मानता है कि जो व्यक्ति मर रहा है कहीं ना कहीं, तो वो मरने के समय झूठ नहीं बोलेगा, या मरने से पहले वो किसी को आरोपी बता रहा है तो निश्चित तौर पे वह सही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कानून इसको मानता है कि मरने के पहले आदमी झूठ नहीं बोलता है। जी, चलिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको कि हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दिए, और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि दर्शकों को कोई भी अगर दिक्कत होती है तो डिस्कशन में नंबर पड़ा है भैया जी का, मैं दे दूंगा। आप ऐसे भी नंबर बता सकते हैं कि जिनको राय मशविरा लेनी है या कोई दिक्कत उनको है तो आपको फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। देखिए, राय मशविरा के लिए तो हमने हमारा जो यूट्यूब चैनल है प्रदीप लीगल हेल्प, तो उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। प्रदीप लीगल हेल्प यूट्यूब चैनल पर जाके आप किसी भी वीडियो पे हमारे कमेंट कर देंगे तो आप जिस किसी टॉपिक पे वीडियो पाना चाहते हैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगा। किसी टॉपिक पर कोई सलाह लेना चाहते हैं तो उस पर आपको वीडियो मिल जाएगा, वीडियो के माध्यम से आपको राय मिल जाएगी। चूँकि फ़ोन कॉल थोड़ा सा संभव नहीं होता है, चूँकि सार्वजनिक हो जाता है, कॉलें बहुत ज़्यादा आने लगती हैं और टाइमिंग का वो रहता है, लेकिन फिर भी हमारे डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टेक्ट नंबर अपना रहता है तो सलाह के लिए वहाँ से समय का प्रावधान है, हमने उसमें बना रखा है। लेकिन यदि आपको लगता है कि सलाह लेनी किसी टॉपिक पे तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगा। क्या कहना चाहेंगे हमारे जो समाज में जो कुरीतियाँ हैं इनको ख़त्म करने के लिए, जैसे दहेज प्रथा हुआ और कन्या भ्रूण हत्या हुई, और ये जो आजकल प्रदूषण वाली समस्या है, इसके बारे में क्या हमारे समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं?
देखिए, इसके लिए कहीं ना कहीं हमको, आपको और समाज के जो भी जागरूक युवा हैं उनको आगे बढ़ के आना पड़ेगा। और इन सभी समस्याओं की निराकरण का एक ही हो सकता है कि जागरूकता। समाज को लोगों जागरूक करें। हाँ, लोगों को अपने जहाँ पर भी आप हैं वहाँ के आसपास के लोगों को जागरूक करें। यदि आप देख रहे हैं कहीं पे गलत काम हो रहा है तो टोका टाकी करें और लोगों को समझाएं, लोगों को जागरूक करें। ये मेन जो मुद्दा हो सकता है इसके ख़त्म करने का, तो ये हो सकता है कि लोगों को जागरूक किया जाए। जागरूकता ही बचाव है इसका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूं, चैनल देखते हैं। इसी के साथ मैं संजय श्रीवास्तव, नमस्कार।